everyone, welcome to my channel Blades on Mantra. This would be the first class for your CMA intermediate syllabus, where we will be discussing your paper 5, that is business law and ethics. Okay, so जिन्होंने last year exam दिया है CA foundation वाला, okay, I'm sorry, CMA foundation वाला, so ethics तो आपने already cover कर लिया है. So in this class, पहले क्लास में we are going to discuss आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स है आपके सिलेबस में, क्वेश्चन का पैटर्न क्या था अभी 2023 वाले एग्जाम्स में, एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इट. ओके, उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड we will have individual chapters. We will discuss each of the important topics and important contents. Okay, तो पहले सिलेबस देखते हैं. Okay, I hope this PDF is visible to you. So this is from your study material, right? ये study material आपके पास भी होगा. तो जो study material आपको मिला है, ये वही syllabus है जो नया syllabus 2023 से applicable है. Exams भी इसी syllabus के according हो रहे हैं. तो this is your complete syllabus. सेक्शन ए आपका कमर्शियल लॉज है, जिसमें से बहुत कुछ आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है. देन सेक्शन बी इंडस्ट्रियल लॉज है. उसके बाद कॉर्पोरेट लॉज में ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट और बिजनेस एथिक्स. अब यहाँ पर जिन लोगों ने पुराने सिलेबस से सीएमए फाउंडेशन वाला एग्जाम दिया था, तो आपने ये इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम नहीं पढ़ा था. इसको सीए फाउंडेशन के सिलेबस से एट पार लाने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है, विच आई थिंक इज अ वेरी वेलकम स्टेप. क्योंकि जब आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ना शुरू करते थे, तो नॉट बीइंग फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड आपको नहीं पता है कि लॉ क्या है, लीगल सिस्टम क्या है, कैसे एप्लीकेबल होता है, किस चीज को लॉ कहते हैं. तो एनीवेज स्टूडेंट्स को जो अभी अभी +2 पास करके आए, उनको ये सारी चीजें बतानी पड़ती थी. तो ये बहुत अच्छा है कि ये इंट्रोड्यूस किया गया है सीए के भी सिलेबस में, सीएमए के भी सिलेबस में. तो जो लोग नए सिलेबस को पढ़ेंगे, उनको फाउंडेशन में भी इसको पढ़ना है, और आपने इसको नहीं पढ़ा, इसलिए इंटरमीडिएट के नए सिलेबस में भी इसको इंक्लूड किया गया है. तो पुराने सिलेबस को अगर हम टैली करें, तो ये जो यूनिट 1 है, ये आपके लिए नया है. अब इसका जो वेटेज है वो 5% है. इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जिसमें से बहुत कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इसका 10% है वेटेज. सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आपने पढ़ रखा है, 5% वेटेज है. एनआई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी आपने पढ़ा है, इसका भी 5% वेटेज है. पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हुआ है आपने, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये नया इंट्रोडक्शन है. तो ये सारे चीजें मिलाकर 30% वेटेज है कमर्शियल लॉज का. इसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल लॉज पे. फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट और कोड ऑन वेजेस 2019, ये नया एक्ट है. इन सबको मिला के 10% और कोड ऑन वेजेस का 5%, मतलब टोटल 15% इसका वेटेज है. अब यहाँ पर जो ये 7 to 11 जो यूनिट्स हैं, ये जो आप देख रहे हो, सुनने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें. एक बार आप इसको पढ़ना शुरू करोगे, एक बार यू आर हैबिचुएटेड टू हाउ द लॉ इज स्ट्रक्चर्ड. जब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आ जाता है, तो मैंने जो पहले भी आपको बहुत बार इस बात को बताया है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ जाते हो, बाकी सब कुछ ईजी हो जाता है. ठीक है, तो ये जो 7 to 11 है, यहाँ पर सिर्फ आपको याद करने वाली चीजें होंगी, समझने के लिए बहुत कम है, और इसको आप एक स्टोरी की तरह नॉर्मली याद रख पाओगे. ओके, स्टोरी, या ये कहें कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जैसे हम याद रखते हैं, वैसे आप 7 to 11 को याद रख पाओगे. ओके, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट और जिसका फोकस काफी ज्यादा है, वो है आपका सेक्शन सी, दैट इज कॉर्पोरेट लॉ. 40%. कंपनी एक्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर कंपनी एक्ट के ऊपर फोकस थोड़ा ज्यादा है, वेटेज भी इसका ज्यादा है, तो इसको थोड़ा इन डेप्थ में अच्छे से पढ़ना होगा. और फिर जब हम सेक्शन डी पे आते हैं, बिजनेस एथिक्स, तो बिजनेस एथिक्स भी आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है. 15% इसका है वेटेज,
और यहाँ पर ऑब्वियसली एक बार अगर आप समझ जाओगे तो ज्यादा कुछ यहाँ पर याद रखने को या रटने को नहीं है। तो जिन्होंने भी कभी मेरे क्लास को अटेंड किया है, आपको पता होगा कि आई डू नॉट फोकस ऑन रोट लर्निंग। लॉ आप समझ सकते हो, समझ के याद कर सकते हो विथ एग्जाम्पल्स, उसमें रटने जैसा कुछ नहीं है। जो पूरा का पूरा ट्रिक है वो क्या है, हाउ यू गोइंग टू राइट आंसर्स, राइट। आंसर लिखने का आपका तरीका कितना अच्छा है, दैट इज ओनली गोइंग टू डिसाइड कि आप कितना मार्क्स स्कोर करोगे। और ये आपने फाउंडेशन में भी देखा होगा, बट फाउंडेशन में आपके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे नए पेपर का पहले हम लोग पैटर्न देख लेते हैं। तो ये जो अभी आप देख रहे हो ये है जून 2023 वाला क्वेश्चन पेपर, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स पेपर 5। अब यहाँ पर टाइम जो है वो 3 आवर्स है, फुल मार्क्स 100 है, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड एनी 5 फ्रॉम 2 to 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू है ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, और इसके बाद सेक्शन बी में आपके पास है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जहां पर आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। तो अब जो आपका मेन फोकस पॉइंट होना चाहिए इंटरमीडिएट में लॉ सिलेबस के लिए वो है कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स। जितना परफेक्टली आप आंसर लिखोगे, वहां पर आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन टोटल मार्क्स 15 है। तो जितने अच्छे से आप आंसर लिख पाओगे 15 मार्क्स में आप उतना ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ओके, सो दिस विल बी योर डिसाइडिंग फैक्टर, आप कितने अच्छे से आंसर्स लिखना सीखते हो। तो आंसर्स लिखना ही आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए। यू हैव टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द एक्चुअल एग्जाम्स। ओके, सो I think we'll have this answer writing sessions also, and that will be very much helpful for you. किन पॉइंट्स को हम इंक्लूड करते हैं आंसर में, कोई क्वेश्चन है तो उसमें क्या क्या लिखना जरूरी है, किस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, ताकि 15 में से एटलीस्ट 10 मार्क्स, या 10 तो हमें टारगेट नहीं रखना है, 15 में से 15 आप स्कोर कर पाओ। ओके, सो दिस विल बी आवर टारगेट, दिस इज द मॉडल क्वेश्चन पेपर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ऐसा ही पेपर पे आपको एग्जाम देना होगा जिसपे आपको मार्क किया जाएगा। और सारे के सारे स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली यही आपका एजेंडा होना चाहिए, यही आपका गोल होना चाहिए कि आप एक बार में अपने एग्जाम को क्रैक करें। ओके, सो लेट्स सी। इन यूनिट्स को किन चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो जब आप लॉ एंड लीगल सिस्टम पढ़ रहे हो यूनिट 1 या मॉड्यूल 1, तो यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना है, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या क्या है। जो इस लॉ को हम देख रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो आता है, प्राइमरी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस क्या क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस कैसे लॉ बनता है इंडिया में, लीगल मेथड्स इंक्लूडिंग एडीआर, और लीगल टर्मिनोलॉजी और मैक्सिम्स। तो सुनने में आपके लिए काफी डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, बट आई विल मेक इट कंप्लीटली इजी फॉर यू। और यहाँ पर मैं आपको उन सारी चीजों पर फोकस करवाऊंगी जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे, और साथ ही आप एक बार इन सारी चीजों को समझ जाओगे तो आगे के सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो आपने पहले पढ़ा है, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस, वर्ड वर्डेबल एग्रीमेंट्स, कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ये नया है। Constraints to enforce contractual obligations, ये 2.5 2.6, it is interesting and it is new। 2.7 जो है quasi contracts, contingent contracts, termination और discharge of contracts, ये सब already आप जानते हो। Assignment of contractual rights and obligations, this is also new and interesting। Representations and warranties, impossibility and force majeure, termination by novation, टेंडर प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कि इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी है। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2.5 2.6 है, देन यू हैव 2.8 to 2.10, देन 2.12। ये सारे जो चैप्टर्स कह लें हम इस मॉड्यूल के, ये जो है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है।
practical aspect of how contracts are made and how contracts are implemented. Okay, real life mein, when you are working through a contract, so how it is going to be. Sale of goods में वही सारी चीजें हैं. I'm not going to repeat it. Then NI में भी more or less वही सारी चीजें हैं. Indian Partnership Act obviously same. Then limited liability में भी बहुत कम आपको पढ़ना है. That is concept, उसका formation, membership और dissolution process. फिर इसके बारे में मैंने आपको बताया 7 to 11 जो मॉड्यूल्स हैं. यहाँ पर सब आपको एक जैसा ही मिलेगा. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको मार्क करवा दूंगी, बता दूंगी, जो आपको एग्जाम में जिसके ऊपर फोकस करना. उसके बाद कंपनीज एक्ट में यू हैव सो मेनी थिंग्स. टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्रमोशन, फॉर्मेशन और उसके रिलेटेड प्रोसीजर्स. देन डायरेक्टर से रिलेटेड सारे डिटेल्स. ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे चलता है कंपनी का अंडर द कंपनीज एक्ट. देन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स और की मैनेजरियल पर्संस को कैसे कैसे डिफाइन और रेगुलेट किया गया है अंडर कंपनीज एक्ट. और इसके बाद वी कम टू द फाइनल पार्ट, दैट इज सेक्शन डी, बिजनेस एथिक्स, जहां पर आपको एथिक्स क्या है, मीनिंग क्या है, 7 प्रिंसिपल्स क्या है पब्लिक लाइफ के, एथिक्स और लॉ कैसे रिलेटेड है, बिजनेस में क्या रेलेवेंस है एथिक्स का, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए क्या वैल्यूज और एथिक्स होने चाहिए, और बिजनेस एथिक्स में क्या नॉर्म्स होते हैं, इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स क्या है. ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. तो मेरे हिसाब से तो मॉड्यूल 13 इज गोइंग टू बी रियली इजी. ऑल यू हैव टू डू इज एग्जाम्पल के साथ में इसको एक बार आप समझ लोगे. नेक्स्ट टाइम you can revise and directly go and give your exams. Okay, but it might not be so easy for you. But anyways, we are going to work together towards it so that you are going to pass your exams with flying colors, right? So let's meet in our next class where we'll discuss each of these chapters and the important aspects of each of them chronologically. Okay. So यहाँ पर जो मॉड्यूल 1 है वही आपके लिए इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग. उसको आप एक बार समझ लोगे तो रेस्ट ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ इट यू हैव डन, जिसने भी पुराने सिलेबस से फाउंडेशन का एग्जाम पास किया है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ दिस. So I think this is enough for today's class. Okay, so let's meet in the next class and do not forget to share this with your friends ताकि वो भी अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सके, आपके साथ में कॉम्पीट कर सके और हर कंटेंट को, हर टॉपिक को अच्छे से समझ सके. ओके, थैंक यू.